हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। एक डाउट जो इतने मुझे सब लोग पूछ रहे थे रिसेंटली रिगार्डिंग करंट अफेयर्स इज दैट कि सर आपने सोर्सेज के ऊपर एक वीडियो तो बना दिया है, बट प्लीज कैन यू प्लीज टेल अस कि आपने अप्रोच कैसे किया था इस करंट अफेयर्स के सेक्शन को, आपने पढ़ाई कैसे की थी, आपने लिंक कैसे किया था करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक को। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि यू नो हाउ टू लिंक करंट अफेयर्स विद स्टैटिक एंड हाउ टू फिगर आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ऑल्दो सारी न्यूज जो आती है वो इंपॉर्टेंट होती है, बट यू नो इतनी सारी न्यूज कभी कई बार हो जाती है, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू क्रैप ऑल द न्यूज। तो आपको वो सेग्रीगेट करनी ही होती है और इंपॉर्टेंस देना होता है न्यूज को। तो उस बारे में हम समझेंगे, बट बिफोर दैट कुछ चीजें जो डाउट्स थे मैं वो एक बार एड्रेस कर दूं कि पहले कि सर आप एन नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो यार देखो, मेरा ये मानना है कि वी शुड नॉट मेक गाइडेंस एज एन एंटरटेनमेंट। जितना मुझे इस एग्जाम के बारे में पता था उतना मैंने 7 से 8 वीडियोस के अंदर बना दिया है, और जैसे जैसे डाउट्स आते रहेंगे ऐसे आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस एंड सॉल्विंग ऑल ऑफ योर डाउट्स। और जैसे आप पर्सनली कनेक्ट करते हैं तो वहाँ भी मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर ही देता हूँ, या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप जो जो डाउट्स मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ। सो आई गेस प्लीज डू नॉट मेक गाइडेंस एज योर एंटरटेनमेंट। जितना भी मैंने बताया उतना मोर देन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ऑल दैट स्टफ। और ज्यादा लोगों की सुनोगे तो इवेंचुअली कंफ्यूज हो जाओगे। और लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बोला था कि द बेस्ट वे टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इज योर ओन वे। तो अपना तरीका ढूंढिए, सब लोगों का सुनिए, करिए अपने मन की। दूसरी चीज ये कि ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। और जो भी व्यूज मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, दीज आर माय पर्सनल व्यूज एंड नॉट दैट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी चीज ये कि आउट ऑफ रैंडम बोल रहा हूँ मैं कि आपको कंपटीशन को बीट करना है। हमेशा आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं लाने हैं। ये कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बात हमेशा याद रखना। जैसे मैं अभी करंट अफेयर्स के बारे में बोलूंगा, ये वाली जो लाइन है ये आपको समझ में आएगी। क्या होता है ना, हम करंट अफेयर्स करने जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सारी चीजें इतने आसपास जो है वो सब कर लूँ, लेकिन इवेंचुअली वो हमें सब नहीं करनी होती है। हमें इंपॉर्टेंस देना होता है कुछ चीजों को, और कुछ चीजें हमें लेट गो कर देनी होती है। क्योंकि हमें ये भी सोचना है कि हमारा जो कंपटीशन है, यानी जो हमारे साथ वाले बच्चे, क्या वो भी ये न्यूज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कोई पीआईबी में न्यूज आई और उसके अंदर इतना सारा डेटा है, तो बताइए कौन सा स्टूडेंट अपनी पूरी एनर्जी लगा के वो पूरा का पूरा डेटा जो उस न्यूज के अंदर दिया है वो करेगा। उसमें से वो भी कुछ, जो टॉपर भी होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिल्टर आउट करेगा और उसको फिर वो अपने नोट्स में या फिर अपने दिमाग में सेट करेगा और उसको ही वो पेपर में लेकर जाएगा। तो वही हमें समझना है कि हम कैसे उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकाल सकते हैं कोई न्यूज के अंदर। अब यार देखो, 3 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये कि प्लीज अपने पास एक सिलेबस की कॉपी रखो। डिजिटल कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूं। अपना जो टेबल है जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो, एक सिलेबस की कॉपी अपने पास रखो और उस सिलेबस को अच्छे से लर्न कर लो। जब भी कोई न्यूज आपके सामने आती है तो उसको कनेक्ट करके देख लो कि यार सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है, ये टॉपिक मेंशन है कि नहीं। तभी आपको उस न्यूज की इंपॉर्टेंस कितनी है वो समझेगी। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके लाइफ स्टॉक का कोई डेटा आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री का, तो क्या हमें उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि नहीं देनी है, सिलेबस के अंदर ऐसा कुछ मेंशन है भी कि नहीं है। तो वैसा देख के आपको समझेगा कि ये चीज हमको करनी है कि नहीं करनी है। अननेसेसरीली वो पूरा का पूरा डेटा मगअप कर रहे हैं जो कि आज तक पूछा नहीं है, तो इट्स नॉट नेसेसिटी, और कोई जरूरत भी नहीं उतना करने की। दूसरी चीज ये कि मतलब आप प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर एक बार एनालाइज करके देखो तो कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो यार ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट आउट नहीं करता है वो, लेकिन जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो एनालिसिस तो करते हैं ना पेपर के बाद। तो पुराने वीडियोस में जाइए उनके, या फिर टाइप करिए कि प्रीवियस ईयर आरबीआई ग्रेड बी पेपर एनालिसिस, तो आपको वीडियोस मिलेंगे। तो उसके अंदर से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, वो देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। या फिर मॉक टेस्ट देखिए, जो मॉक टेस्ट ये कंडक्ट कराते हैं प्रीवियस ईयर, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, उनके सेक्शन में फ्री में अवेलेबल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये 2 चीजें तो यार सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर्स के कितने डेप्थ में जाना है और कौन सी न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है और किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लीज करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करना आप सीखिए, या फिर स्टैटिक को करंट अफेयर्स से लिंक करना, वाइस वर्सा, बोथ वे वर्क्स सीखिए। ये कोई मंत्र नहीं है या फिर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये नेसेसिटी है आज के टाइम पे अगर आपको एग्जाम में सक्सेस करना है तो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फेज 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई टॉपिक था और उसके अंदर जो ऑप्शंस थे उसमें 2 ऑप्शन स्टैटिक के थे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और 2 ऑप्शन उसी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के थे। तो आपको अगर जब तक उसकी पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल्दो दिस माइट साउंड अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, वो इसलिए क्योंकि हम डीप डाउन कर रहे हैं इस टॉपिक को, और क्योंकि मतलब सही चीज जानना जरूरी भी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अननेसेसरीली एफर्ट्स लेते जाते हैं, बट दे डोंट सी रिजल्ट, पेपर क्लियर नहीं कर पाते। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं ले पाते।
मैं इस डायरेक्शन में एफर्ट्स कैसे लिया था वो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लिंक कैसे करना है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम है, उसको पीएम स्वनिधि स्कीम का एग्जांपल बहुत बार लिया है मैंने, कुछ नया एग्जांपल लेते हैं इस बार। जैसे गवर्नमेंट ना हर साल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा लेकर आती है। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, तो कुछ 10-15 दिन बाद हमारी कंट्री का पीआईबी के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आएगा। अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। तो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, और कैसे मैं इसको स्टैटिक से लिंक करूंगा वो भी आप थोड़ा सा अभी मेरे साथ देखिए। अब जैसे सबसे पहले वो एक न्यूज़ आ गई, तो मैं सबसे पहले उसमें से पढ़ लूंगा कि इस साल हमारा पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट कितना हुआ है और इस साल हमारा पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने इंपोर्ट कितना किया है। तो वो एक फिगर होगी और उसके नीचे इंपोर्ट की एक फिगर होगी, तो वो मैं देख लूंगा। लास्ट ईयर की भी वही एक फिगर होगी, तो कितना हमारा इंक्रीज हुआ है कितना हमारा डिक्रीज हुआ है वो एक बार ध्यान से मैं पढ़ लूंगा उस डेटा के अंदर। अब मैं देखूंगा कि हम कौन सी 5 कंट्रीज है जिसको हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कौन सी 5 कंट्रीज है जिससे हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं। ये 2 चीजें मैं देख लूंगा। अब इससे ही मैं कनेक्ट करूंगा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट का डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्सपोर्ट का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट का डेटा आता भी नहीं है शायद स्टेट्स का, बट एक्सपोर्ट का डेटा जरूरी आता है। तो कौन से टॉप 5 स्टेट्स है जो कि एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और लास्ट ईयर की क्या रैंकिंग थी वो भी थोड़ा बहुत एक बार मैं देख लूंगा कि टॉप 3 कौन थे और सबसे लास्ट में कौन है वो भी मैं एक बार देख लूंगा। तीसरी चीज, अब मैं इसको स्टैटिक से ऐसे लिंक करूंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अच्छे से कर लूंगा एक बार, भले मेरा स्टैटिक हुआ हो या ना हुआ हो। जिस भी बच्चे का स्टैटिक नहीं हुआ है तो उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेना है, और जिसका मतलब हो चुका है स्टैटिक उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिवाइज कर लेना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा को देखकर। उसके बाद मैं देखूंगा कि यार हम सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कौन सी करते हैं, मतलब हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स करते हैं, हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स करते हैं, सबसे ज्यादा चीजें हम इंपोर्ट क्या करते हैं, हम गोल्ड सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब इससे मैं लिंक करूंगा कि हम ये चीजें, अब सबको पता है कि इंपोर्ट जो है वो थोड़े से इट्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, उससे हमारी जीडीपी थोड़ी कम होती है। जैसे हम जीडीपी का फॉर्मूला है C+G+I+NX, NX मीन्स नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसमें जो माइनस होता है वो इंपोर्ट्स होते हैं, तो उसके वजह से हमारे जीडीपी के नंबर्स जो है वो थोड़े से डाउन होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, तो सबसे पहली चीज गोल्ड जो है उसका इंपोर्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब मेरे दिमाग में ये आ गया, अब मैं पूरी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अच्छे से पढ़ ली। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ऑल्दो अभी कम हो गया है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलआई स्कीम्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलआई स्कीम्स फॉर आईटी हार्डवेयर। तो एक बार पीएलआई स्कीम्स को मैं ध्यान से जाके पढ़ लूंगा। तीसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि हम ऑयल का एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऑयल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्शंस पे जा रहे हैं कि मतलब जो पेट्रोल डीजल के अंदर हम इथेनॉल ऐड करेंगे, कितना % इथेनॉल ऐड करेंगे। उसके बाद कौन सा टारगेट हमने लिया 2026 में, हमको 10% करना है, 20% करना है, 15% करना है, वो मैं जाके एक बार पढ़ लूंगा। बायोफ्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो एक बार थोड़ा सा देख लेना, 1 2 3 4, ऑल्दो दैट्स नॉट नेसेसरी, बट मैं ऐसे चीजों को लिंक करूंगा। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ही मेरे दिमाग में आए तो मेरे दिमाग में आ जाएगी फेम स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी एंड इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करती है। तो फेम स्कीम के बारे में पूरा पढ़ लूंगा। लास्ट ईयर फेम स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर थी, तो उसके बारे में एक बार मैं पढ़ लूंगा क्योंकि ये पेपर के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो देखो आप, मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा इतना बोल के मैंने कैसे कनेक्ट कर लिया। ऑल्दो ये सारी चीजें करने को आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 1 या 2 घंटा लग सकता है आपको पूरा चीज करने को, लेकिन वो एक डेटा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। वो एक प्रोसेस है जो कि कोई भी न्यूज को देखकर आपको कनेक्ट करते आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अभी कौन सी न्यूज बहुत हॉट है, जैसे थर्ड क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स आए हमारे, हमने सबको अभी शॉक किया है दैट इंडिया हैज ग्रोन बाय 8.2 to 8.3% इन द थर्ड क्वार्टर। तो ये क्यों हुआ? अब जैसे ये बेसिक सी न्यूज आ गई हमारे सामने। अब क्वार्टर की न्यूज हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पूरे फाइनेंशियल ईयर की न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट होती है, बट स्टिल इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूंगा इस जीडीपी की न्यूज को। अब जैसे आपको पता है कि जीडीपी तो यार एकदम ही बेसिक सी चीज है, ये तो आप इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला टॉपिक ही आपको जीडीपी आता है। तो उसको मैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देखूंगा कि what are the methods of calculating GDP, what is GNP, what is NNP, what is real GDP, what is nominal GDP। रियल जीडीपी हमारी इंडिया की कितनी है, 160 लाख करोड़ है, और नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 300 लाख करोड़ रुपीस है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, उनका रेशियो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन डिफ्लेटर कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, वो एक बार आप मैं अच्छे से देख लूंगा।
साथ में मैं देख लूंगा कि इस बार जो जीडीपी ग्रोथ हुई वो क्यों हुई है। जैसे मैंने कहा जीडीपी का फॉर्मूला C+I+G+NX। इस बार जो Q3 की जीडीपी हुई है वो इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स। जो आय होता है उसकी वजह से इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हुआ है, कंजम्पशन उतना का उतना ही है, बट जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो इस थर्ड क्वार्टर में ज्यादा हुए बिकॉज ऑफ विच वी हैव रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 8%। तो इस तरीके से मैं उस न्यूज को देखूंगा, खाली 8.3% करके मैं आगे नहीं बढ़ जाऊंगा, उसका थोड़ा सा एनालिसिस भी करूंगा। और ये कोई आप बेसिक सा वीडियो भी देख लेंगे तो उसमें से आपको समझ जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्कीम का एग्जांपल लेते हैं जो अभी बहुत न्यूज में है। एक स्कीम है जो कि पीएम सोलर रूफटॉप स्कीम, यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इन फेज 1 एज वेल एज फेज 2, तो अच्छे से करना। तो इसका मैं इसको कैसे डायसेक्ट करूंगा मैं और कैसे कनेक्ट करूंगा स्टैटिक से। सबसे पहले तो हम जो स्कीम का करते हैं वो मैं कर लूंगा कि मतलब इसका सब्सिडी कितना है, इसका आउटले कितना है, ये इस साल लॉन्च हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुई है, इंडिविजुअल के लिए है कि कमर्शियल के लिए है, उसका टारगेट कितना है, 2026 तक 40 गीगावाट है कि कितना है, वो सब मैं एक बार देख लूंगा। उसके बाद मैं कनेक्ट करूंगा इसको कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट आता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा टारगेट कितना है 2030 तक, उसके अंदर से सोलर का टारगेट कितना है उस 500 गीगावाट के अंदर से, उसके अंदर से सोलर रूफटॉप का टारगेट कितना है। उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा है सोलर जनरेशन के मामले में, उसके बाद सोलर रूफटॉप के मामले में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। इसकी भी रैंकिंग निकलती है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। सो प्लीज उसको भी एक बार ध्यान से देख लेना। उसके बाद मुझे अभी याद आ रहा है कि लास्ट ईयर आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट से रिलेटेड एक सर्कुलर निकाला था, तो उसको मैं एक बार देख लूंगा। व्हाट इज ग्रीन फाइनेंस, ये मैं देख लूंगा। उसके बाद व्हाट आर द इनिशिएटिव्स आरबीआई इज टेकिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, वो मैं एक बार देख लूंगा। तो ऐसे करके मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट करूंगा। अभी इतना ही कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं, तो इतना जरूर देख लूंगा मैं। चौथा एग्जांपल लेते हैं। अभी कौन सी चीज न्यूज में है, पेटीएम पेमेंट बैंक का फियास्को बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि आरबीआई ने जो सर्कुलर निकाला है पब्लिक डोमेन में, अंडर विच सेक्शन आरबीआई हैज टेकन दिस एक्शन, उस सेक्शन को मैं अच्छे से स्टडी कर लूंगा। उसके आसपास के जो 2-3 सेक्शंस हैं वो भी मैं एक बार देख लूंगा। अगर टाइम मिले तो पूरे सेक्शन ही स्टडी कर लो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंस जो आरबीआई के हैं। शायद पेपर में फेज 1 में स्टैटिक में पूछ ले, या फिर नहीं तो इंटरव्यू में काम आ जाएंगे, तो वो मैं एक बार जरूर देख लूंगा। साथ में अभी मुझे याद आ रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं देख लूंगा। व्हाई दिस बैंक्स वर नीडेड डिस्पाइट वी हैड कमर्शियल बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनका डिफरेंस देख लूंगा मैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये करने में ही मेरा काफी टाइम चला जाएगा। अब इससे मुझे याद आता है फिनटेक सेक्टर। अब फिनटेक सेक्टर के अंदर व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन, यूपीआई की याद आती है मुझे। तो यूपीआई के बारे में मैं देखूंगा कि यूपीआई अब यूपीआई ग्लोबल जा रहा है अभी, तो हाउ मेनी कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड यूपीआई, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर के अंदर। विच ऑफ द कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग यूपीआई एंड विच ऑफ द कंट्रीज आर नॉट एक्सेप्टिंग यूपीआई, ऑड मैन आउट दे देंगे तो वो आपको टिक करना पड़ सकता है। तो ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा इवेंचुअली। तो है ना, इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करके पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको लास्ट ईयर का एक एग्जांपल देता हूँ। पीएम मित्रा स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो मैं पीएम मित्रा के बारे में जितना भी हम एज अ स्कीम करते हैं वो मैं कर रहा था। और साथ साथ में मैंने टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी निकाल ली थी कि टेक्सटाइल सेक्टर कितना जॉब्स जनरेट करता है, टेक्सटाइल सेक्टर की कितनी बड़ी मार्केट है हमारे इंडिया के अंदर। और सेम क्वेश्चन फेज 1 के अंदर आया था कि विच इज द सेकंड मोस्ट जॉब गिविंग सेक्टर इन इंडिया, एमएसएमई, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर। तो वहां से मुझे लिंक हुआ था कि यार मैंने ये टेक्सटाइल पढ़ रखा है। तो ऐसे लिंक करते जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपके मार्क होते जाते हैं, और वो इवेंचुअली स्लोली चीजें आपकी एडअप होती जाएंगी। तो आई होप मैंने कोशिश किया होगा आपको बताने की कि मैं कैसे स्टैटिक को लिंक करता था करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करता था स्टैटिक से। और तो 4 एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता है, बट मैंने एक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है अपनी। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। एक बार आप ऐसी हैबिट बना लेंगे ना तो आपको ही खुद इंटरेस्ट आएगा, आपकी डिस्क्रिप्टिव की स्किल्स अच्छी होती जाएगी, आपको इंटरव्यू में इससे हेल्प मिलेगी, और आप डेफिनेटली फेज 1 और फेज 2 में तो क्वेश्चन मार्क कर ही पाओगे। तो ये था मेरा ऐसे में करंट अफेयर्स को अप्रोच करता था। एंड फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट स्टफ, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और पर्सनली तो आप मुझसे कनेक्ट कर ही सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, वहाँ पे जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। सो ऑल द बेस्ट।